नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं, आपके बायोलॉजी का पार्ट रहेगा और अब बायोलॉजी का पार्ट नंबर 19 है बाय जायसवाल सर। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग आज की जो हम पार्ट में दोस्तों टॉप 30 प्रश्न करने वाले हैं। जी हाँ, बायोलॉजी के एनसीईआरटी के पैटर्न पर आपके 30 क्वेश्चंस करेंगे। 30 में से आप लोगों का फीडबैक कितना है, स्कोर कितना है, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। और इसके पहले पार्ट की ऑलरेडी यहाँ पे लिंक दे दी गई है, प्लेलिस्ट बना दिया गया है, तो चेक कीजिए, सभी पार्टेज अटेंड कीजिए। और इसके बाद जो है आपके चैप्टर वाइज हम प्रैक्टिस सेट करने वाले। जी हाँ, जो आपके सिलेबस में चैप्टर दिया गया है उस चैप्टर वाइज एमसीक्यूज करेंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग ध्यानपूर्वक प्रत्येक प्रश्न को अटेंड कीजिएगा। आइए बात करेंगे आज के पार्ट के। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, जो पिछले पार्ट का मॉक क्वेश्चन था कि साइकस के तने में खुले संवहन बंडल निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिलक्षित होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है दोस्तों कि कैम्बियम, जाइलम तथा फ्लोएम के मध्य उपस्थित होती है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि साइकस के तने में यूस्टील पाई जाती है, जिससे संवहन बंडल एक वलय के रूप में व्यवस्थित रहते हैं और इन संवहन बंडलों को प्राथमिक कैम्बियम, फ्लोएम तथा जाइलम के मध्य में उपस्थित होती है। इसके बाद है आपका अगला प्रश्न है, अप्रतिबंधित जनन क्षमता कहलाती है, जन्म दर कहलाती है, जैव विभव कहलाती है, वाहन क्षमता या उर्वरता की बात करें। सभी कमेंट कीजिए। दोस्तों, जो आपकी अप्रतिबंधित जनन क्षमता कहलाती है, जी हाँ, वह आपकी जैव विभव हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, बायोटिक पोटेंशियल की बात करते हैं। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि द्वितीयक नग्न क्षेत्र में अनुक्रमण कहलाता है, प्राइमोसियर, सबसियर, मरुक्रमक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो द्वितीयक नग्न क्षेत्र में जो अनुक्रमण आपका कहला जाता है, पाका सबसियर कहला जाता है। क्या कहला जाता है दोस्तों? सबसियर की बात करेंगे। जलाकर, बाढ़ द्वारा या किसी अन्य प्रकार के नग्न की गए क्षेत्र द्वितीयक नग्न क्षेत्र में अनुक्रमण को उपक्रम अथवा सबसियर कहते हैं। सबसियर के साथ साथ क्या कहते हैं? अनुक्रमण या सबसियर, दोनों चीजें आपकी सेम है। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है कि डायोप्टेरिस के पुमणु में होते हैं बहुकशाभी एवं कुंडलित, बहुकशाभी एवं दांत कोष्ठी, द्विकशाभी एवं कुंडलित, द्विकशाभी एवं दांत कोष्ठी की बात करेंगे। तो डायोप्टेरिस के पुमणु में क्या होते हैं? तो बहुकशाभी एवं कुंडलित होते हैं। डायोप्टेरिस के पुमण बड़े कुंडली तथा बहुकशाभी होते हैं, जिनमें एक स्पष्ट थैलीनुमा संरचना तथा केंद्रक उपस्थित होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि पादप वर्गीकरण की लीनियन पद्धति जो आधारित होती है आपके आकार की एवं शारीरिक लक्षणों पर, विकास के प्रकार पर, पुष्पीय लक्षणों पर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पादप वर्गीकरण की लीनियन पद्धति आधारित होती है, किस पर आधारित होती है? तो आपके पुष्पीय लक्षणों पर जो है आधारित होती है। लिनियन द्वारा प्रतिपादित वर्गीकरण पद्धति पादप वर्गीकरण की कृत्रिम पद्धति है और यह पद्धति मुख्यतः पुष्पीय लक्षणों पर जो है आधारित होती है। अगला प्रश्न है, अदरक में कायिक जनन होता है, कलिका द्वारा, कंद द्वारा, तने द्वारा या प्रकंद द्वारा होता है? सभी कमेंट कीजिए। तो अदरक में जो कायिक जनन होता है किसके द्वारा होता है? हम किसकी बात करेंगे? प्रकंद या अदरक की बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अदरक या जिंजिबर ऑफिसिनेल एक संधिताक्षी प्रकंद होता है।
यह तने का भूमिगत रूपांतरण है जो बहुवर्षीय, मांसल चपटा, क्षैतिज तथा शाखित होता है। इसमें पूर्व परोसंधियां, सल्कियां, पत्तियां, कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं तथा परोसंधियों पर ये जड़ें भी इसमें उपस्थित होती हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। पादपों में बसंतीकरण, वर्नालाइजेशन की बात करेंगे। इसकी आवश्यकता को प्रतिस्थापित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? तो पादपों में बसंतीकरण, वर्नालाइजेशन की आवश्यकता की प्रतिस्थापित करने वाला जो हार्मोन होता है वो आपका इथाइलिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन या साइटोकाइनिन होता है। तो वह आपका जिब्रेलिन बात करेंगे। ठीक है, वर्नालाइजेशन की आवश्यकता को प्रतिस्थापित करने वाला जो हार्मोन होता है वह आपका जिब्रेलिन होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है? आणविक CO2, आणविक O2, आणविक H2, NADPH2, कौन सा होता है? तो जो आपका अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है, ग्राही मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन लेने वाला होता है, वह कौन सा आणविक होता है? वह होता है आणविक O2। देखिए, साइटोक्रोम A3 तांबा अर्थात कॉपर एवं लौह आयरन युक्त वर्णक है जो इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला के दौरान एक इलेक्ट्रॉन वाहक का कार्य करता है। यह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और तांबे के द्वारा इन इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन को दे देता है। तो ऑक्सीजन अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही की भांति कार्य करता है। तो किसकी बात करेंगे? ऑक्सीजन, O2 की बात करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है कि सहपत्र है रूपांतरित, किसका रूपांतरित सहपत्र होता है? दल का, बाह्य दल का, पत्ती का, यह सहपत्र चक्र का होता है। तो सहपत्र आपका किसका रूपांतरित होता है? तो ये आपके पत्ती का रूपांतरित होता है। सहपत्र मतलब ब्रैक्ट की बात करेंगे, ये पत्ती का रूपांतरित होता है जिसके अक्ष में पुष्प अथवा पुष्पक्रम विकसित होता है। और प्राय हम देखते हैं जो सहपत्र होता है तेज रंग वाले होते हैं, यानी जो कहते हैं जिसके कारण उन्हें भूलवश पुष्पदल समझ लिया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पादप भस्म प्रदर्शित करती है। पादपों के कार्बनिक पदार्थ को पादपों द्वारा अवशोषित खनिज लवण एवं कार्बनिक पदार्थ दोनों को या पादपों द्वारा अवशोषित सिलिका की बात करेंगे। तो पादप भस्म क्या प्रदर्शित करती है? तो पादप भस्म जो होती है वह पादप द्वारा अवशोषित खनिज लवणों को प्रदर्शित करती है। देखिए, यदि पौधे के शुष्क भाग को कितने 600 डिग्री सेल्सियस पर ज्वलित किया जाए तो उसका कार्बनिक अम्ल विघटित हो जाता है। किसमें? H2O, CO2, SO2, N2, NH3 और CH4 आदि के रूप में वाष्प बनकर निकल जाता है और जो भस्म बचती है उसमें केवल अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। तो पादप भस्म में क्या प्रदर्शित करती है? पादपों द्वारा अवशोषित खनिज लवणों को करती है। ऊर्जा का पिरामिड होता है सदैव कैसा होता है? तो बहुत ही सिंपल सी बात है भैया, सभी लोग जानते हैं ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि सबसे सूक्ष्म आवृत्तबीजी पुष्प कौन सा होता है? उल्फिया, रेननकुलम, स्टेलेरिया या रिफ्लोसिया की बात करेंगे। तो सबसे सूक्ष्म जो आवृत्तबीजी आपका पुष्प कहला जाता है वह आपका वुल्फिया कहला जाता है। वुल्फिया या डकवीड भी इसे कहते हैं। अगला प्रश्न है, मृदा परिच्छेदिका में ह्यूमस उपस्थित होता है O स्तर, A स्तर, B स्तर में, C स्तर में, किस स्तर में होता है? तो मृदा परिच्छेदिका में ह्यूमस जो उपस्थित होता है किस स्तर में होता है? तो वह आपके A स्तर में होता है। ठीक है, मृदा परिच्छेदिका के A स्तर, होरिजोन A के A1 भाग अथवा
ह्यूमिक अथवा मिलेनाइज्ड भाग में यह उपस्थित होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। परितंत्र में ऊर्जा का जो प्रवेश होता है वह शाकाहारियों द्वारा, मांसाहारियों द्वारा, उत्पादकों द्वारा या अपघटकों द्वारा होता है। प्रश्न पर ही उत्तर दे दिया गया। परितंत्र में ऊर्जा का प्रवेश मतलब ऊर्जा का प्रकट होना, ठीक है ना। तो परितंत्र में ऊर्जा का प्रवेश होता है, किसके द्वारा होता है? तो उत्पादकों द्वारा होता है। भाई जब उत्पादक होंगे तभी वहां पे उपभोक्ता आएंगे, क्योंकि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। उत्पादक हरे पौधे हैं। सूर्य जो ऊर्जा है उसको ग्रहण कर प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा कार्बनिक भोजन का संश्लेषण करते हैं, जिससे सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होकर भोजन के रूप में संचित हो जाती है। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला जो प्रश्न है इंटरेस्टेड प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। जब दो संकर आरआरटीटी का परस्पर संकरण कराया जाता है तो संतति का लक्षण प्रारूपी अनुपात होता है। कौन सा अनुपात हो जाता है? तो जनक और युग्मक की बात करेंगे। एक मैं चाहिए छोटा सा एक इमेज आपको दे रहा हूं। इस इमेज में आपको देखना है, मैं सारी चीजें यहाँ पे है और इसमें क्या संकर क्या युग्मक है सारी चीजें आपको दे दिया हूं। इस इमेज में संकर जनकों RRT1 एवं RRTT के मध्य संकरण द्वारा उत्पन्न लक्षण प्रारूपी जो अनुपात हो जाता है वह 1:1:1:1:1 हो जाता है, अर्थात डी ऑप्शन सही हो जाता है। कोई भी डाउट हो बेफिक्र कमेंट कीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि आवृतबीजी पौधे में सबसे सामान्य प्रकार का बीजांड होता है। एम्फीट्रोपस प्रकार का, एट्रोपस प्रकार का, एनाट्रोपस का या ससिनोट्रोपोस प्रकार का होता है। तो आवृतबीजी पौधों में समान प्रकार का जो बीजांड होता है वह आपके एनाट्रोपस प्रकार का होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अब तक ज्ञात सबसे कठोर प्रतिरोधक जैव पदार्थ कौन सा है? लिग्निन, हेमिसेलुलोज, स्पोरोपोलेनिन, लिग्नोसेलुलोज। तो अब तक ज्ञात कठोर प्रतिरोधक जो जैव पदार्थ है दोस्तों वह आपका हो जाता है स्पोरोपोलेनिन की बात करेंगे। स्पोरोपोलेनिन अब तक ज्ञात सबसे कठोर जैव पदार्थ है जो परागकणों की बाह्य भित्ति में उपस्थित होता है और यह रासायनिक एवं सूक्ष्मजीवी विघटन का प्रबल विरोधी होता है, जिसके कारण परागकण जीवाश्मोभवन के दौरान लंबे समय तक परिरक्षित रहते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें गृहिणी जिनका सपना है एग्जाम को फतेह करना, सभी कमेंट कीजिएगा। सारे प्रश्न आपके संभावित प्रश्न एग्जाम के दृष्टि से। अगला प्रश्न है, कोशिका विभाजन के दौरान RNA तथा अहिस्टोनी प्रोटीनों का संश्लेषण होता है S प्रवस्था में, G1 प्रवस्था में, G2 में या M प्रवस्था में होता है। देखिए कोशिका विभाजन के दौरान RNA तथा अहिस्टोनी प्रोटीनों का जो संश्लेषण होता है वह आपके किस में होता है? G2 प्रवस्था में होता है, या ये द्वितीय विभाजनतराल अवस्था। इस प्रवस्था में कोशिका अगले कोशिका विभाजन की तैयारी करती है और कोशिका विभाजन हेतु आवश्यक जो अणु होते हैं DNA व हिस्टोन प्रोटीन के अतिरिक्त इसका संश्लेषण करती है। अगला प्रश्न है, कवकों में कोशिका भित्ति निर्मित होती है ग्लूकन्स कवकीय काइटिन द्वारा, अर्ध सेल्यूलोज द्वारा, कवकीय सेल्यूलोज द्वारा या A व C दोनों द्वारा होती है। तो कवकों में कोशिका भित्ति जो निर्मित होती है वह आपके ग्लूकन्स कवकीय काइटिन द्वारा भी होती है और कवकीय सेल्यूलोज द्वारा भी होती है, अर्थात A व C जो ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा।
नो डाउट, आई होप प्रत्येक प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, फीडबैक कर रहे हैं। दोस्तों, पादपों द्वारा अवशोषण हेतु उपलब्ध जल होता है गुरुत्व, आर्द्रता, कोशिकीय या रासायनिक रूप से बंधित जल की बात करेंगे। तो पादपों द्वारा अवशोषण हेतु उपलब्ध जो जल होता है वह आपके कोशिकीय जल कहलाता है। देखिए, मृत कणों के बीच उपस्थित सूक्ष्म जो छिद्र होते हैं, रंध्र होते हैं, नलिकाएं होती हैं, इनमें भरा जल कोशिका जल जो होता है, और यह जल मृदा कणों द्वारा कोशिकीय बल द्वारा जकड़ा रहता है। अतः यह भौम जल स्तर में नहीं पाया जा सकता, वाटर लेवल में नहीं होता है। इस प्रकार कोशिका जल मृदा में सभी ओर संवहन कर सकता है तथा पादपों द्वारा अवशोषण हेतु उपलब्ध रहता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। उत्परिवर्तन अधिक प्रदर्शित होता है जब यह उपस्थित होता है अप्रभावी अवस्था में, प्रभावी में, समिष्ट में, नियमित अवस्था में या उपरोक्त में से कोई नहीं। सभी कमेंट करके बताइए। तो उत्परिवर्तन अधिक प्रदर्शित होता है जब यह उपस्थित होता है। किस पर उपस्थित होता है? तो जब आपके प्रभावी अवस्था में होता है। सामान्यतः उत्परिवर्तन प्रभावी दशा में अधिक प्रदर्शित होता है। क्यों होता है? क्योंकि प्रभावी उत्परिवर्तित जीन सम युग्मजी एवं विषम युग्मजी दोनों अवस्था में प्रदर्शित हो सकता है। अगला प्रश्न है, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया कार्य है ट्रांसडक्शन, डीएनए वर्धीकरण, ट्रांसलेशन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का जो कार्य कहला जाता है वह आपके डीएनए वर्धीकरण की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया जो कहलाती है पीसीआर की खोज किसने की? कैरे मुलिस द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, C4 चक्र में प्रारंभिक CO2 ग्राही होता है RuBp, PP, PGA या OAA होता है। दोस्तों, C4 चक्र में प्रारंभिक जो CO2 ग्राही होता है वह आपका कौन सा कहलाता है? आपका PEP कहला जाता है। C4 पादपों में कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण जो है पर्णम्योदक कोशिका, इन पादपों में CO2 का प्राथमिक ग्राही फम्पोइनाइल पायरुवेट होता है। पायरुवेट मतलब PP की बात करेंगे। जो PP कार्बोक्सिलेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में CO2 के मध्य संयुक्त होकर ऑक्जेलो एसीटेट अथवा ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल OAA ऑक्जेलिक एसिटिक अम्ल का निर्माण करती है। तो हम पायरुवेट की बात करेंगे। CO2 में जो ग्राही होता है पायरुवेट, PP की बात करेंगे। वाष्पोत्सर्जन का मापन होता है पोटोमीटर द्वारा, पोरोमीटर, ऑक्जेनोमीटर या रेस्पायरोमीटर। तो वाष्पोत्सर्जन का मापन होता है किसके द्वारा होता है? तो आपके पोटोमीटर द्वारा होता है। इसको गैनाक्स पेटोमीटर नामक यंत्र द्वारा भी कहते हैं। यह यंत्र इस धारणा पर आधारित होता है कि वाष्पोत्सर्जन की दर जल के अवशोषण की दर के लगभग समान होती है, और पोरोमीटर का प्रयोग रंध्रों के खुलने एवं बंद होने की दर को मापने के लिए किया जाता है पोरोमीटर का, लेकिन वाष्पोत्सर्जन का मापन आपके पोटोमीटर द्वारा किया जाता है। भ्रूण कोश के निर्माण के दौरान सक्रिय गुरु बीजाणु में होते हैं 2 अर्धसूत्री विभाजन, 2 अर्धसूत्री विभाजन, 3 या 3 समसूत्री। अब देखिए, दोनों चीजें आपकी सेम दे दी गई, मिसप्रिंट हुआ है इस पर। तो भ्रूण कोश के निर्माण के दौरान सक्रिय गुरु बीजाणु में जो होता है वह आपका 3 समसूत्री विभाजन कहला जाता है।
पालीगोनम प्रकार के भ्रूणकोश के निर्माण हेतु अगुणित सक्रिय विभागीय गुरु बीजाणु आकार में वृद्धि करता है तथा 3 समसूत्री विभाजनों द्वारा 8 केंद्रकों का निर्माण करता है। कितने? 8 केंद्रकों का निर्माण करता है और इन केंद्रक में व्यवस्थित होने के उपरांत एक जो है 7 कोशिकीय किंतु 8 केंद्रीय की संरचना या भ्रूण कोश का निर्माण करती। कोशिकीय 7 रहेगा लेकिन केंद्र की 8 की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, स्पर्शानुवर्तन का उत्तम उदाहरण क्या होता है? प्रतान पत्ती का अग्रभाग, मूलाग्र या शिखाग्र होता है। तो स्पर्शानुवर्तन का जो उत्तम एग्जाम्पल है, उदाहरण है, वह आपका प्रतान कहला जाता है। प्रतान देखिए वह भाग होता है जो आधार को स्पर्श नहीं करता है, अधिक वृद्धि करता है, जबकि स्पर्श में रहने वाला भाग कम वृद्धि कर पाता है, जिससे प्रतान आधार के चारों ओर घेरा बनाकर लिपट जाता है और पौधे को यह सहारा प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, सीधी पादपों में प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया का प्रथम स्थायी उत्पाद कौन सा होता है? सीधी पादपों में प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया का प्रथम स्थायी उत्पाद कौन सा होता है? तो वह होता है आपका पीजीए। जी हाँ, पीजीए मतलब होता है फास्फोग्लिसरिक अम्ल की बात करेंगे। ये 2 अणुओं में टूट जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया सीधी चक्र में बनने वाला प्रथम स्थायी उत्पाद होता है। तो फास्फोग्लिसरिक अम्ल की बात करेंगे, पीजीए की बात करेंगे। अगला, यकृत से हृदय की ओर जाने वाले रक्त में प्रचुर मात्रा में होती है, पित्त की, यूरिया की, अमोनिया की, ऑक्सीजन की। तो यकृत से हृदय की ओर जाने वाली रक्त में प्रचुर मात्रा में क्या होता है? वह होता है यूरिया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्लाज्मिड्स में उपस्थित होते हैं विषाणु, कवक, जीवाणु, वायरस। तो जो आपका प्लाज्मिड्स होता है ये किस में उपस्थित होते हैं? तो ये आपके कवकों में नहीं, जीवाणुओं में होते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्लाज्म जीवाणु कोशिका में उपस्थित एक बाह्य गुणनसूत्री आनुवांशिक तत्व होता है, जो एक स्वायत्त डीएनए होता है, जो जीवाणुओं के गुणसूत्र से स्वतंत्र रहकर द्विगुणन कर सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि टिकोइक अम्ल उपस्थित होता है। देखिए जो टिकोइक अम्ल होता है वह आपके ग्राम धनात्मक जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में उपस्थित होता है। टिकोइक अम्ल ग्रिसलास फास्फेट या रिबिटॉल फास्फेट की बात करेंगे। और आज की क्लास का आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में प्रश्न क्या दिया जा रहा है कि एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका की संक्रामक अवस्था होती है? ट्रोफोजोइडेट अवस्था, द्विकेंद्रकीय पुटी अवस्था, चतुष्केंद्रीय पुटी अवस्था, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये आपको कमेंट करके बताना है। ये आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में है। साथ ही साथ टॉप 30 में आपने कितने स्कोर प्राप्त किया, आपको ये भी फीडबैक करके बताना है। और मैं आपके साथ जयसवाल सर 7 PM पेडागोजी के लाइव क्लास के साथ मिलता हूँ। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।